गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बाद जितने भी पॉइंट्स आपको कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में बताए गए या जो भी प्रॉब्लम्स पॉसिबल थी वो लगवा दी गई। कभी इसके बाद कोर्स ख़त्म करने के बाद में अगर फिर से ये सब चीज़ें हमने आगे कंटिन्यू करी, फिर से दोबारा का मतलब ये हुआ तो और सवाल दूसरी किताबों के भी लगवा दिए जाएंगे। फ़िलहाल अगर आप लोग इस वीडियोस को देखेंगे तो किताब की प्रॉब्लम्स मैक्सिमम जो हैं वो हो जाएंगी। उसके बाद में इसी की रिस्पेक्टिव ऑर्डर में हम रोल्स थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं और उसके बाद में मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें भी पीछे से जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिलेट करते हैं। तो हम लोग की आज की जो हेडिंग है वो रोल्स थ्योरम है। और सबसे पहले आप बात को समझें, जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं, जिस एग्जाम्पल के थ्रू रोल्स थ्योरम को हम समझाने जा रहे हैं, वो अकेली एग्जाम्पल नहीं है, वो जनरल एग्जाम्पल का मतलब ये हो गया कि जो चीज़ कही जाएगी, थ्योरम का जो भी स्टेटमेंट होगा वो इसके लिए नहीं बल्कि हर फंक्शन के लिए गारंटीड ट्रू होगा, गारंटीड ट्रू। अगर हमारे पास में कोई फंक्शन यहाँ के ऊपर ये दे रखा है f(x) बराबर sin x, सारे बच्चे देखेंगे कि अगर ये फंक्शन हमारे पास में f(x) बराबर sin x दे रखा है, और मैंने कह दिया कि अकेला फंक्शन नहीं है जो रोल्स थ्योरम को होल्ड करेगा या फॉलो करेगा। जो बात यहाँ बताई जाएगी वो हर फंक्शन, चाहे वो अलजेब्रिक फंक्शन हो या कोई भी फंक्शन हो, उसके लिए ट्रू होगा। इसीलिए सवाल डिफरेंट टाइप के इसके ऊपर जो है वो लगेंगे। अगर हमारे पास में f(x) बराबर यहाँ के ऊपर sin x दे रखा है तो आप ये देखेंगे कि x बराबर अगर यहाँ के ऊपर ये 0 दिया जाए तो यहाँ के ऊपर f0 बराबर यहाँ के ऊपर आ जाएगा, यहाँ के ऊपर sin 0 बराबर 0 हो जाएगा। और x बराबर अगर पाई दिया जाए तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर f पाई और बराबर वैल्यू sin पाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरीके से बहुत से ऐसे फंक्शन होंगे, चाहे 0 लिया जाए, चाहे पाई लिया जाए, या चाहे 2 पाई लिया जाए, 3 पाई लिया जाए, जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होंगे, हर पॉइंट पर फंक्शन f(x) बराबर sin x जो है वो वैनिश कर जाएगा। वैनिश करने का मतलब अपनी वैल्यू को 0 दे देगा। ये बात आपकी समझ में आई। इसके बाद में देखिए, ये बात आप समझ लीजिए कि x बराबर यहाँ के ऊपर ये 0 हुआ और x बराबर यहाँ के ऊपर ये पाई हुआ, यानी x बराबर यहाँ के ऊपर ये 0 हुआ और यहाँ के ऊपर ये यहाँ के ऊपर पाई हुआ। इसके ऊपर भी जो फंक्शन sin x है 0 है इस वैल्यू पर भी, और इस वैल्यू पर भी sin x जो है वो 0 है इस वैल्यू के ऊपर। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आई। अगर हम इस दिए गए फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दें, यानी हमने क्या किया कि हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो f' बराबर यहाँ के ऊपर ये cos x आ जाएगा। और फिर अगर हम आपसे बात पूछें कि हमारा फंक्शन f(x) बराबर sin x, x बराबर 0 और x बराबर पाई के लिए वैनिश कर रहा था, आप कहेंगे ठीक है, हमने कहा कि इसको डिफरेंशिएट कर दिया, क्या मिला? आपने कहा f' बराबर cos x मिला। फिर हम आपसे ये बात पूछें कि हमारा डेरिवेटिव फंक्शन जो है f' बराबर cos x, ये x की किन वैल्यूज़ के लिए के ऊपर वैनिश करेगा, यानी 0 हो जाएगा। तो आप ये बात कहेंगे कि अगर x बराबर π/2 रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए? x बराबर π/2 रख दिया जाए तो f' π/2 जो है यानी cos 90 हो जाएगा और cos 90 जो है वो 0 हो जाएगा। तो अब आप एक बात ये देख लीजिए इस चीज़ को कि हमारा फंक्शन x बराबर 0 पर और पाई पर ये वाला फंक्शन वैनिश कर रहा था, यानी रिजल्ट 0 दे रहा था। तो इसके बीच में एक पॉइंट ऐसा पाया जा रहा है, देखिए ठीक बीच की बात नहीं की जा रही है, बीच में कहीं पर भी पाया जा सकता है। ये बात अपने जहन में रखिएगा कि मैंने मिडिल पॉइंट नहीं कहा है, इसके बीच में कहीं पर भी पाया जा सकता है। x बराबर ये देखिए यहाँ के पर ये π/2 पाया गया, किसके बीच पाया गया? 0 और पाई के बीच, जहां पर इसका डेरिवेटिव जो है f' x यानी f' π/2, x बराबर π/2 के ऊपर 0 हो जाएगा। क्या बात कही? सारे बच्चे आपस में रिपीट करें कि हमारा फंक्शन, अगर कोई भी फंक्शन अगर किन्हीं दो वैल्यूज के ऊपर वैनिश कर रहा है, किन्हीं दो वैल्यूज के ऊपर 0 हो रहा है, तो उसके बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट कम से कम एक पॉइंट ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये भी आप अपने दिमाग में रखिएगा।
लेकिन कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर पाया जाएगा कि जिसके ऊपर डेरिवेटिव जो है वो जीरो हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? बस रॉलीज थ्योरम का स्टेटमेंट यही है, अपने दिमाग में आप एक बात बिठा लें कि अगर कोई भी फंक्शन x की किन्हीं वैल्यूज के ऊपर वैनिश कर रहा है, जीरो हो रहा है, तो कम से कम उसके बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर पाया जाएगा कि जिस पर उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाए। यहां तक बात पहुंची। यही है रॉलीज थ्योरम का स्टेटमेंट कि किन्हीं पॉइंट्स पर कोई फंक्शन अगर वैनिश करता है तो कम से कम उसके बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर पाया जाएगा कि जिस पर उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, नहीं वैनिश कर जाएगा। अब एक बात सुनिए, ये मैंने इसीलिए इसको पीछे से लिंक करके पढ़ाया है। डेरिवेटिव जीरो का क्या मतलब है, एफ डैश का क्या मतलब है? अगर डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर जीरो है तो उस पॉइंट पर हमेशा जो टेंजेंट खींची जाएगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ये सब पीछे मैंने आपको पढ़ा दिया। अगर किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव जीरो, डेरिवेटिव ही स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप डेरिवेटिव है, और अगर डेरिवेटिव जीरो है तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। अगर हम देखिए, अब आप लोग पॉज कर करके एक एक फिगर में बनाता जा रहा हूं और आप बातें यहां के ऊपर देखते जाइएगा कि पहला फिगर जो है वो हमारे पास में यहां के ऊपर ये है। देखिए पहला फिर रॉलीज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि अगर हमारे पास में यहां के ऊपर ये वाई एक्सिस है, ये देखिए ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो इसके बीच में यहां के ऊपर देखिए ये कर्व ऐसे आ गया, ये कर्व यहां के ऊपर ये ऐसा आया। सारे कर्व को आप ये देखिएगा, ये कर्व यहां के ऊपर ये ऐसा आ गया, किसी भी फंक्शन का ये कर्व है। तो सिचुएशन क्या हो जाएगी कि अगर इस पॉइंट के ऊपर यहां पर ये पॉइंट है, ये x बराबर जीरो है, मान लीजिए ये x बराबर जीरो है, या ये मान लीजिए कि यहां के ऊपर ये एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट हमारे पास में यहां के ऊपर ये है। अभी पॉइंट मैं लिखता हूं, पहले आपको बाद में बात बता दूं। तो इन दोनों पॉइंट के बीच कोई फंक्शन यहां के ऊपर ये जो कर्व दे रखा है, ये y बराबर कोई भी फंक्शन यहां के ऊपर y बराबर fx है, जिसका कर्व हमने आपके सामने यहां के ऊपर स्केच कर दिया। क्लियर हो रही बात ये? और इसके बाद में ये पॉइंट a ले लिया और ये पॉइंट हम लोगों ने यहां के ऊपर ये b ले लिया। सब लोग मेरी बात को समझिएगा। तो इसके बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर पाया जाएगा यहां के ऊपर कहीं पर भी कि जब टेंजेंट खींची जाए ये, और अगर मान लिया जाए कि ये पॉइंट यहां के ऊपर ये c है, तो इस पॉइंट पर यहां के ऊपर एफ डैश सी जो है वो जीरो होगा। आप लोग बच्चों बात समझ में आई? देखिए मैंने जो पहली बात बताई मैं बार बार अब उसको रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा हो जाता है कभी कभी लगता है कि बार बार वही बात रिपीट कर रहे हैं। ये पहला फिगर सारे बात देख लें। इस फिगर से क्या निकल कर आया? इस फिगर से यह निकल कर आया कि अगर हम यहां पर वैल्यू देखेंगे यहां पर, और यहां पर वैल्यू देखें और x बराबर यहां पर a रख दें, क्या रख दें? x बराबर a रख दें, तो y बराबर यहां के ऊपर ये fa मिल जाएगा, और x बराबर अगर हम लोग b रख दें तो y बराबर यहां के ऊपर fb मिल जाएगा। दोनों जगह से y मिलेगा, यानी fa भी y के बराबर होगा, fb भी y के बराबर होगा। और अगर हम आपसे ये पूछें कि बताइए a और b पर fa और fb कैसा है, तो आपको कहना चाहिए कि बराबर है। यहां पर भी अगर आप y की वैल्यू निकालिएगा तो जीरो निकलेगी, यानी यहां पर भी fa जो है वो जीरो निकलेगा। और अगर आप इस पॉइंट पर निकालिएगा, ये भी पॉइंट x एक्सिस पर है, तो इसका मतलब है कि यहां पर भी वैल्यू जीरो आएगी। बात समझ में आ रही है? एक बात हुई। इसके बाद में रॉलीज थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो जो हमने आपको बताया कि कोई भी फंक्शन है किन्हीं दो पॉइंट के ऊपर अगर वो जीरो हो रहा है, रिपीट कर रहा हूं मैं, जीरो हो रहा है, तो उसके बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर पाया जाएगा जिस पर उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। देखिए ये मैंने वैसे ही सिचुएशन को बना दिया कि इस पॉइंट के ऊपर जीरो का क्या मतलब हो रहा है? जीरो का मतलब ये हो रहा है कि fa और fb बराबर हो रहा है। देखिए ये अगर ये भी जीरो तो आप कह सकते हैं कि fa और fb यहां के ऊपर बराबर हो रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब रॉलीज थ्योरम का मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या आता है ये मैं आपको बता दूं। रॉलीज थ्योरम का मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये आता है कि ये a और b दे रखा है कि द फंक्शन, सब बच्चे सुनेंगे मेरी बात को और इस कर्व को भी देखेंगे कि द फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस। मैं बोल भी रहा हूं कि अगर ना कोई चीज साफ दिखे बोर्ड के ऊपर तो आप समझिए द फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड
इंटरवल, ए कॉमा बी, ये क्लोज इंटरवल का साइन है, सारे बच्चों को मालूम होना चाहिए। ये क्लोज इंटरवल का साइन में नहीं, फंक्शन ए से लगाकर बी तक, अब पीछे के सारे मामला देख लेंगे, उसको जबरदस्ती हम आपको उलझाएंगे नहीं। ए से लगाकर बी तक पूरा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, यानी कहीं के ऊपर कोई गैप वैप नहीं है, ये पूरा पूरा फंक्शन ऐसे इस तरीके से यहां से कॉन्टिन्यूअस। ये है रॉलीज थ्योरम का पहला स्टेटमेंट कि फंक्शन ए और बी के बीच यानी क्लोज इंटरवल में ए पर भी और बी पर भी और ए और बी के बीच में भी कॉन्टिन्यूअस है, यानी कहीं पर कोई गैप नहीं है। इसके बाद में दूसरा रॉलीज थ्योरम का मैथमेटिकल स्टेटमेंट बच्चों ये है कि फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। अब किताबों में अलग अलग तरीके से लिखा गया है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट, तो मैंने आप लोगों को पीछे के लेक्चर में बता दिया है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट का मतलब ये है कि उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसके ऊपर मैथमेटिकली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होगा। ज्योमेट्री ये होगी कि उस पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट आएगी। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, ये देख लें आप लोग, इन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल के साइन बच्चों हैं ए कॉमा बी, यानी कहने का मतलब ये है कि ए और बी को छोड़ दिया जाए। हमने पहले भी आपको बता चुके हैं कि कॉर्नर्स के ऊपर कभी भी टेंजेंट नहीं खींची जा सकती, तो इसलिए इसी ने कॉर्नर्स को छोड़ दिया है। और कॉर्नर के बाद में ए और बी को छोड़ दिया जाए तो हर पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? देखिए मैंने सब मैथमेटिक्स आपको बता दी, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए यानी उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। मैथमेटिक्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो। जब सवाल आप करेंगे तो यहां ये होगा कि जब आप किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ए और बी को छोड़कर कोई भी पॉइंट लिया जाए उसके ऊपर डेरिवेटिव की वैल्यू अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने का मतलब ये भी होगा। अभी सवाल लगाएंगे तो हम आपको बताएंगे। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट ये हो गया, पहला पॉइंट कि ए और बी को इंक्लूड करते हुए पूरा यहां से यहां तक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। इसके बाद में ए और बी को छोड़कर हर पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, यानी हर पॉइंट पर ज्योमेट्रिकली क्या होगा कि टेंजेंट जो है वो खींची जा सकती है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट बच्चों ये होगा कि हर हाल में अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो एफ ए और एफ बी बराबर होगा। तो फिर ये कहता है कि अगर एफ ए और एफ बी बराबर है, देखिए मैंने बराबर आपको इसलिए बता दिया कि यहां पर ये पहला फिगर हमने इसीलिए बना के आपको दिखाया है कि दोनों जगह पर वैल्यू 0 आ रही है। जरूरी नहीं कि हर जगह पर 0 आए, लेकिन एफ ए और एफ बी बराबर होना चाहिए। तो कहता है कि देन अ पॉइंट सी लाई इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी at which f dash c बराबर यहां के ऊपर 0। यानी फिर क्या होगा कि ए और बी के बीच में एक पॉइंट हर हाल में जरूर पाया जाएगा। वो मान लिया कि सी है, मान लिया गया सी है, इन्हें सी जो है इसका मतलब ये हो जाएगा सी ग्रेटर देन ए होगा और लेस देन बी होगा, इसके बीच में लाई करेगा। और जिसके ऊपर डेरिवेटिव 0 होगा, डेरिवेटिव 0 का मतलब ये हो गया डेरिवेटिव ही टेंजेंट का स्लोप होता है। तो अगर टेंजेंट का स्लोप 0 है तो इसका मतलब टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। सामने बस कोई भी लाइन खींची जाए और आपसे उसका स्लोप पूछा जाए तो आप उसका फौरन एक्स एक्सिस के साथ में इंक्लिनेशन देखेंगे, और अगर एक्स एक्सिस के साथ में इंक्लिनेशन जो है वो 0 है तो tan 0 0 हो जाएगा। यहां तक मैंने आपको बात बताई। ये स्टेटमेंट आपको याद करना है, ये तीनों स्टेटमेंट आपको याद करना है। मैं अभी अप्लाई करके दिखाऊंगा तब बातें आपकी समझ में आएंगी। आपने फिगर देखा कि फंक्शन यहां के पर कॉन्टिन्यूअस है, फिर उसके बाद में ए और बी को छोड़ दिया जाए तो हर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट खींची जा सकती है। इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और एफ ए और एफ बी बराबर होंगे। और अगर एफ ए और एफ बी बराबर हैं तो फिर एक पॉइंट इनके बीच में ए और बी के बीच में पाया जाएगा कि जिसके ऊपर डेरिवेटिव 0 होगा, यानी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। एक फिगर तो मैंने आपको ये बनाकर दिखाया। दूसरा फिगर, अब चूंकि मुझे रब करना पड़ेगा लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं रब ना करूं, इसी में आपको चीजें मैं समझा दूं। दूसरा फिगर बच्चों देखो ये है, यहां के पर ये वाई एक्सिस हो गया और ये यहां के पर एक्स एक्सिस हुआ। थ्योरम यही काम करेगी। और यहां पर हम लोगों ने क्या किया कि एक लाइन हम लोगों ने ये खींच दी, ठीक है, और एक लाइन इसी के बराबर की यहां के पर ये खींच दी।
और ये पॉइंट यहां के ऊपर ये ओरिजिन है, और ये पॉइंट यहां के ऊपर ये ए है, और ये पॉइंट यहां के ऊपर ये बी है। ठीक है, अब आप याद रखिए इस चीज को कि अगर आप इस ए के करस्पॉन्डिंग यानी, और कर्व इसके ऊपर बच्चों ऐसा दे रखा है, मैं बना के दिखा दूं तुम लोगों को। कर्व इसके ऊपर जो कर्व दे रखा है ये है, और यहां के ऊपर ये है ए और बी, और इसके ऊपर कर्व ऐसे दे रखा है, ये ऐसे कर्व है। ये हमने देखिए यहां के ऊपर मिटा दिया, ये ऐसे कर्व दे रखा है। ठीक है, अब हम आपसे ये बात पूछें, ये यहां के ऊपर ये वाई एक्सिस है, और अगर हम आपसे ये पूछें कि बताइए ये लंबाई यहां के ऊपर ये पॉइंट क्या है, तो आप फौरन इस पॉइंट को यहां के ऊपर यही कहेंगे कि अगर ये कर्व जो है y बराबर आपने एफ एक्स का खींचा, तो x बराबर जब आप a रखेंगे तो ये वाला जो पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट आपको मिलेगा a कॉमा एफ ए। सारे बच्चे मेरी बात को समझ रहे होंगे। अगर इस पॉइंट को a माना जाए, ये a माना जाए, तो ये पॉइंट a कॉमा एफ ए मिलेगा, और ये पॉइंट अगर b माना जाए तो इसके कोऑर्डिनेट b कॉमा और यहां के ऊपर ये एफ बी आ जाएगा। सब लोग मेरी बात समझ गए। अगर आप a रखेंगे तो y बराबर एफ ए। अब आपसे ये पूछा जाए कि बताइए ये जो लंबाई है यहां से यहां तक की, ये और यहां से यहां तक की जो लंबाई है, ये बराबर है या नहीं है? हाँ, आप कहेंगे बिल्कुल बराबर है। यहां से ये जो है वो एफ ए होगा, ये क्या होगा? एफ ए। और ये जो है, ये जो लंबाई है यहां के ऊपर ये एफ बी कहलाएगी, और यहां पर एफ ए और एफ बी जो है वो बराबर होगा। तो फिर वो ये कहता है कि इसके बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर पाया जाएगा। मान लीजिए कि वो पॉइंट जो है वो यहां के ऊपर ये सी है, कि जहां पर ये पॉइंट है, ये कि जहां पर जब टेंजेंट खींची जाएगी तो ये टेंजेंट ये इस पॉइंट के ऊपर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इस पॉइंट पर एफ डैश सी जो है वो 0 होगा। ठीक है, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अब ये पॉइंट क्या होगा बच्चों, क्योंकि आपके यहां सवालों में पूछा जाएगा कि बता वो पॉइंट भी निकालिए, तो हमेशा याद रखिएगा कि C के करस्पॉन्डिंग, यानी अगर यहां C रख दिया जाए तो ये पॉइंट क्या मिल जाएगा? ये पॉइंट मिल जाएगा C कॉमा एफ सी। सारे बच्चे यहां के ऊपर देख लें कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे ये यहां के ऊपर C हैं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट C कॉमा एफ सी होंगे। यानी अगर आपसे पूछा जाए तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि हमेशा C के करस्पॉन्डिंग फंक्शनल वैल्यू निकाल लीजिएगा, वो आएगी C कॉमा एफ सी। देखिए एक तो फिगर ये हो गया, अब आप खुद देख लीजिए कि A और B के बीच में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि फंक्शन ए और बी को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ए और बी कॉर्नर आ रहे हैं, कॉर्नर पर कभी भी टेंजेंट खींची नहीं जा सकती, लेकिन ए और बी को छोड़ दिया जाए तो हर पॉइंट के ऊपर इसको छोड़ दिया जाए। देखिए ये यहां के ऊपर ये छोड़ दिया जाए, तो हर पॉइंट के ऊपर, हर पॉइंट पर जितने भी पॉइंट होंगे सबके ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, यानी हर पॉइंट पर टेंजेंट जो है वो ड्रॉ की जा सकती है। फिर मैथमेटिकली भी हम आपको बताएंगे, बहुत बता चुके हैं आपको। अब तीसरा फिगर भी मैं कोशिश करके इसी में बना के देख के आपको बता दे रहा हूं। खाली एक पॉइंट नहीं है, कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा कि जिस पर डेरिवेटिव 0 होगा। यहां पर भी यही बात आपको बताई गई है। आप देख लीजिए कि अगर फंक्शन हमारा एफ एक्स बराबर साइन एक्स है, जब 0 रखिए तो 0 मिला, यानी f0 और f पाई बराबर है। बात को अपने ध्यान रखिएगा, यानी f0 और f पाई यहां के ऊपर बराबर है। ये अब वो 0 है वो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन 0 है तो सामने की बात दोनों बराबर है, लेकिन हर जगह 0 नहीं मिलेगी। ऐसे भी सवाल बीच में आएंगे कि जहां पर वैल्यू 0 नहीं होगी, लेकिन वैल्यूज बराबर होंगी, तभी रोलिस थ्योरम होल्ड करेगी। ठीक है, अब इसके बाद में तीसरा पॉइंट क्या है, कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर पाया जाएगा कि जिस पर डेरिवेटिव 0 हो, लेकिन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब एक से ज्यादा वाला कर्व आप देख लीजिए इस चीज को, कि अगर हमारे पास में यहां के पर ये वाई एक्सिस है, हम मिटा नहीं रहे हैं इसीलिए कि इसी में आपको बातें समझा दें, और ये हमारे पास में यहां के पर ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये हमारे पास में यहां के पर ये वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है। इसके बाद में ये हम लोगों ने देखिए कर्व खींचा, ये कर्व खींचा, ये कर्व खींचा, और ए इसके बाद में ये कर्व खींचा। आप देख लेती, मैंने इस तरीके से कर्व खींच दिया ये, और ए यहां से जो लाइन खींची गई, देखिए ये लाइन यहां के ऊपर ये खींची गई, ये पॉइंट आया। इसके बाद में यहां से ये लाइन बच्चों ये खींची गई, ठीक है, और इसको ये आप लोगों ने मिला दिया, यहां के ऊपर ये मिला दिया, ये हो गया।
और उसके बाद में यहां के पर जो है वो ये हो गया, आप देख लें इस चीज को, ठीक है। तो यहां पर ये ओरिजिन हो गया, ये ए हो गया और यहां के पर बी हो गया। अब आपसे पूछा जाए, देखिए इतनी बात बताने की जरूरत नहीं है, अगर ये कर्व y बराबर यहां के पर एफ एक्स है, ये कर्व क्या है, y बराबर यहां के पर एफ एक्स, तो ये जो पॉइंट होगा ये a कॉमा यहां के ऊपर b कॉमा यहां के पर एफ बी होगा बच्चों, और ये वाला जो पॉइंट होगा ये a कॉमा यहां के पर एफ ए होगा, a कॉमा एफ ए होगा। आप देख रहे हैं इस चीज को। अब इसके बीच में एक से ज्यादा ऐसे पॉइंट पाए जा रहे हैं। अगर हम आपसे पूछेंगे बताइए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, यहां के ऊपर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है या नहीं बराबर है, तो हर हाल में आप ये बात कहेंगे कि हाँ ये ऊंचाइयां बराबर हैं, इसलिए एफ ए और एफ बी हर हाल में बराबर होगा, एफ ए और एफ बी बराबर होगा। ये तीसरा पॉइंट है इसका, ये वाला पॉइंट रॉलिन्स थ्योरम का। और अगर बराबर है तो पूरा फंक्शन ए और बी के बीच में कॉन्टिन्यूअस है, और कॉन्टिन्यूअस होने के साथ साथ क्या हो रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर देखिए एक पॉइंट ये पाया गया जिस पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसके बाद में एक पॉइंट देखिए ये पाया गया, ये पाया गया, ठीक है, एक पॉइंट यहां के ऊपर ये पाया गया, यहां पर भी हमेशा टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और उसके बाद में एक पॉइंट यहां के ऊपर ये पाया गया, देखिए ये टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये आ गया, इसके बाद में यहां के ऊपर ये देखिए ये आ गया, इसके बाद में यहां के ऊपर यहां के ऊपर ये। अब जो भी पॉइंट हो सी डी ए बी तो ले चुके आप लोग, अब इसमें सी डी ई कुछ भी कर दीजिए, तो यहां पर भी एफ डैश जो है वो जीरो होगा, यहां पर भी एफ डैश जो है वो जीरो होगा, और यहां पर भी एफ डैश जो है वो जीरो होगा। फंक्शन ए और बी के बीच में कॉन्टिन्यूअस होगा, ए और बी को छोड़ दिया जाए तो हर पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, और एफ ए और एफ बी बराबर है। ये मैंने आप लोगों को रॉलिन्स थ्योरम के तीनों फिगर बनाकर दिखा दिए। अब जरूरी है कि अप्लाई करके भी हम आपको दिखाएं कि किस तरीके से रॉलिन्स थ्योरम को अप्लाई करते हैं। अब आज जो हो सकता है जितना हम कर देंगे, बाकी इसके बाद जब मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ाएंगे आपको, तो जो बची हुई चीज़ें हैं यानी सवाल वो और लगवा दी जाएंगे, जो इस वक्त हम लगा सकते हैं वो लगाएंगे। इन तीनों पॉइंट को आपको याद रखना है कि फंक्शन क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस हो, ओपन इंटरवल में डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, डिफरेंशिएबिलिटी, और एफ ए और एफ बी बराबर हो, तो फिर वो कहता है जरूर है कि ए और बी के बीच में ओपन इंटरवल में एक पॉइंट पाया जाएगा जिस पर डेरिवेटिव जीरो होगा, कम से कम एक पॉइंट। ये मैंने आप लोगों को फिगर जो है वो बनाकर दिखा दिया। अब आइए आगे आइए, लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रॉलिन्स थ्योरम, डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रॉलिन्स थ्योरम डिस्कस द, देखिए ये क्वेश्चन है जिसको मैं आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1। अब हर जगह के ऊपर मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, आप लोगों को हर जगह पर रॉलिन्स थ्योरम का वेरिफिकेशन देखना है। इन तीनों पॉइंट्स में जो मैंने भी आपको बताए हैं, एक भी पॉइंट अगर होल्ड नहीं करेगा तो रॉलिन्स थ्योरम वेरीफाई नहीं होगी। कहता है कि डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। पहला जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स बराबर, देखिए पहला जो दे रखा है यहां पर दे रखा है एफ एक्स, यही देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बदलते जाएंगे और यही रहेगा। डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रॉलिन्स थ्योरम, डिस्कस द वेरिफिकेशन ऑफ रॉलिन्स थ्योरम। एफ एक्स बराबर यहां पर दे रखा है एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस 6, ये दे रखा है प्लस एक्स और माइनस का 6 और कॉमा लगा दिया है और लिखा है इन -3 कॉमा यहां के ऊपर 6, -3, 2। ठीक, ये मैंने पहला सवाल इसलिए शुरू किया है इस तरीके का कि आप बातें समझ जाएं
और इसकी एप्लीकेशन समझ जाएं। लेकिन इन चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पर थोड़ा कमांड हो, ऐसे नहीं। अगर आपसे कहा गया हाँ बताइए साहब, अब देखिए हम इसको अप्लाई करके आपको दिखा रहे हैं। ये फंक्शन दे रखा है ये, और इंटरवल यहाँ के ऊपर क्लोज जो है वो -3/3,2 दे रखा है, यानी एक्स जो बिलोंग कर रहा है वो -3, यहाँ के ऊपर 2 को बिलोंग कर रहा है। तो पॉइंट नंबर यहाँ के ऊपर 1 क्या होगा? मैंने क्या बताया कि फंक्शन क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हर फंक्शन अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होता है, क्योंकि हर जगह पर सवाल पूरा नहीं इतना बड़ा सा लगाया जाएगा। और ये जो दे रखा है ये सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल दे रखा है, और अगर सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, यानी पॉलिनोमियल एक्स की हर वैल्यू पर डिफाइन होता है। अगर पॉलिनोमियल का डोमेन ऑल रियल नंबर है तो उस ऑल रियल नंबर का एक छोटा सा टुकड़ा -3,2 दे रखा है। तो अगर कोई पूरे रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूअस है तो -3,2 में भी कॉन्टिन्यूअस होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये बात तय हो गई कि हर फंक्शन अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होता है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये एंटायर रियल नंबर लाइन पर कॉन्टिन्यूअस होगा क्योंकि इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है। और अगर ये एंटायर रियल नंबर लाइन पर कॉन्टिन्यूअस है तो -3,2 पर अपने आप कॉन्टिन्यूअस होगा। देखिए मैंने लिखा f(x) इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 and each function is continuous in its domain, ये सब बातें आपको समझना चाहिए। डोमेन का मतलब यह है कि x की किन वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइन है। f(x) is polynomial of degree 2 and each function is continuous in its domain, and domain of f(x) यानी पॉलिनोमियल is all real numbers, is all reals। ये देखिए मैंने all reals लिख दिया, ठीक है। therefore, ये देखिए therefore का निशान लगाया, it is continuous, यानी यही it is का मतलब ये, it is continuous on entire real number line, ठीक है। सो इट इज कॉन्टिन्यूअस। जब एंटायर पर कॉन्टिन्यूअस है तो इस छोटे से पीस में भी कॉन्टिन्यूअस होगा। इट इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -3, और यहां के ऊपर ये 2। ये देखिए पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद में सारे बच्चे यहां के ऊपर ये देखेंगे कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, अगर हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दें तो f(x) बराबर मिल जाएगा 2x और यहां के ऊपर ये +1, 2x और +1। ये आपको समझ में आ गया। अब यहां पर जो x बिलोंग करेगा ये ओपन इंटरवल -3, 2 को बिलोंग करेगा। ये हमने आपको बता दिया। अब आप हमको ये बताइए, देखिए मैं बहुत सिंपल सी बात आपको बता रहा हूं, बहुत बातें मैं आपको बता चुका। अगर -3 और 2 को छोड़ दिया जाए, पूरी रियल नंबर लाइन आप ले लें, अगर -3 और 2 को छोड़ दें तो -3 के बीच में कोई भी पॉइंट ऐसा ले लीजिए। हम एग्जाम्पल आपको बता दें, अगर कहीं पर हमारे पास में f(x) बराबर दे रखा है log x बेस e, आपने देखा, हम कहें इसका डिफरेंशिएशन क्या है तो आप कहेंगे f(x) बराबर 1/x डिफरेंशिएशन है। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कहां नहीं होगा? x बराबर 0 पर, यानी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा x बराबर 0 पर। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो डेरिवेटिव अनडिफाइन हो जाएगा। अनडिफाइन का मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां पर आपका रिजल्ट क्या आएगा कि फंक्शन ये दे रखा है और डेरिवेटिव ये दे रखा है, तो आप लिखेंगे डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट एट x बराबर 0। अगर उस इंटरवल में x बराबर 0 आ रहा है तो डेरिवेटिव x बराबर 0 पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये कि फंक्शन x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये मैंने आपको बहुत सिंपल बात बता दी। अब इसी तरीके से इस -3 और 2 के बीच में कोई पॉइंट ढूंढ लीजिए और यहां रखिए और यहां रखिए। तो चूंकि ये तो लीनियर फंक्शन है, किसी भी पॉइंट के ऊपर ऐसा नहीं होगा कि जो डेरिवेटिव अनडिफाइन हो जाए। इसका मतलब यह है कि डेरिवेटिव हर पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो लिखा जाएगा कि डेरिवेटिव
derivative exist in open interval -3, 2, that is the function is differentiable. डिफरेंशियबल, अब हर जगह लैग्रेंज लिखे, लेकिन एक सवाल पूरा मैं आपको करके दिखा रहा हूं. फंक्शन इज डिफरेंशियबल इन ओपन इंटरवल -3, 2. रॉलीज थ्योरम का दूसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई हो गया. इसके बाद में जब हम लोग बच्चों तीसरे पॉइंट पर जाएंगे, आप बात समझ लें, तो फिर तीसरा पॉइंट क्या होगा कि ए ये होगा और बी ये होगा. तो आप एफ ए निकालेंगे, नहीं f-3 निकालेंगे. तो -3 का यहां रखिए का होल स्क्वायर, यहां पर दिए -3 और -6, तो रिजल्ट आ जाएगा. ये देखिए 9 आया, 9 में से 3 गया 6, 6 - 6 यहां पर ये 0 आ गया. इसके बाद सारे बच्चे f2 निकालेंगे, यानी यहां 2 रख के देख लीजिए. तो 2 का स्क्वायर और +2 और -6 बराबर भी 4 और 2 6 और -6 बराबर यहां के पर 0 आएगा. इसका मतलब ये हो जाएगा कि f-3 बराबर, ये देखिए f2 के भी हो गया. ये मैंने आपको तीसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई करा दिया. अब वो ये कहता है कि सच दैट, ये देखिए अब उसने क्या कहा, सच दैट अपॉइंट सी, और सी कहां है, बिलोंग टू -3, 2. इसके बीच में पॉइंट आएगा जिसके पर डेरिवेटिव 0 होगा. सच दैट अ पॉइंट सी बिटवीन -3, 2 फॉर विच f' बराबर 0. देखिए यह बात यहां तक पहुंची. अब सारे बच्चे यहां पर f' रखिए, f' रखिए और c रखिए, और जब यहां पर c रखेंगे तो आ जाएगा 2c + 1. ये देखिए अब आपको बताइए 2c + 1 बराबर 0, तो c की वैल्यू -1/2 आ गई. यानी कह ये रहा था कि जो c की वैल्यू होगी उसके ऊपर डेरिवेटिव 0 होगा. यानी अगर c बराबर -1/2 यहां रख दिया जाए तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और ये वैल्यू हमेशा इसके बीच में लाई करेगी. अब आप बताइए कि -1/2 इनके बीच में आ रही नहीं आ रही है. इसका मतलब ये हो गया कि c बराबर -1/2. c बराबर क्या हुआ, -1/2, और माइनस के जो 1/2 है वो ग्रेटर देन -3 है और लेस देन यहां के पर 2. यानी एक पॉइंट ऐसा होगा, और वो c के बराबर हम लोग मानते हैं कि जिस पर डेरिवेटिव जो है वो 0 है. उस पे अगर कोई टेंजेंट खींची जाए तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, और अगर वो पॉइंट ओपन इंटरवल में लाई करे तो रॉलीज थ्योरम के सारे पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई कर गए, और कहा जाएगा कि हेंस द रॉलीज थ्योरम इज वेरीफाइड. हेंस द रॉलीज थ्योरम इज वेरीफाइड. ये मैंने आपको एक सवाल जो है वो लगाकर दिखाया. इसके बाद में फिर हम आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद सामने की बात है कि खाली थ्योरम से काम नहीं चलता है. मेनली ये कि कैसे उससे फिर सवाल लगाते हैं. ये डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी यूं ही रहेगी हर जगह पर बार बार, और इतना हम लिखेंगे भी नहीं. बस आप ये समझ लीजिए मैं बोलूंगा और लिखूंगा नहीं. अगर मैं लिखूंगा तो पता लगा 2 ही सवाल जो है 1 घंटे में होकर रह जाएंगे. इसके बाद में हमारे पास में दूसरा यहां के ऊपर जो प्रॉब्लम है वो क्या है, देखिए दूसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि y बराबर कह रहा है कि यूजिंग द रॉलीज थ्योरम. अब यहां पे एप्लीकेबिलिटी नहीं कह रहा है तो मैं इसको मिटा दूं, क्योंकि इस पर भी सवाल लगाना आपके लिए जरूरी है. क्वेश्चन नंबर यहां के पर ये 2 है. कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व. क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व. फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व. y बराबर x टाइम्स x माइनस यहां के पर ये 4 और x बिलोंग टू 0,4. x बिलोंग टू यहां के पर आ जाएगा 0, यहां के पर ये 4. वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस. क्या कह रहा है कि वेयर द, अभी ताजी बात है इसलिए आप समझ लें. वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस बाय अप्लाइंग रॉलीज थ्योरम. बात समझ में आ रही है. यानी कह रहा है कि रॉलीज थ्योरम को अप्लाई करते हुए ये बताइए
कि y बराबर x टाइम्स x माइनस 1 पर एक पॉइंट है जहां पर x जो है वो इसको बिलोंग कर रहा है, जिसके ऊपर टेंजेंट जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है। तो अब आप क्या करिएगा कि सबसे पहला काम आपने क्या किया कि पॉइंट नंबर यहां के पर 1 लिखा और y बराबर लिखा यहां के पर x टाइम्स और यहां के पर x माइनस यहां के पर 4 बराबर यहां पर आ जाएगा x स्क्वायर और माइनस का यहां के पर ये 4x। ठीक है, ये आपने ये लिखा और इसके बाद में पॉइंट नंबर 1 यहां के पर ये लिखा। अब आप ये बताइए कि ये जो है यहां पर x जो बिलोंग कर रहा है वो क्लोज इंटरवल 0,4 को बिलोंग कर रहा है। पॉलिनोमियल फंक्शन 2 डिग्री का है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है ये। अब मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, 2 डिग्री का अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होगा, और अगर इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है तो ये एंटायर रियल नंबर लाइन पर कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इस छोटे से पीस 0,4 में भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि कॉन्टिन्यूअस इन यहां के पर 0, यहां के पर 4, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, यानी अगर हम लोग इसको fx माने तो f डैश x बराबर 2x माइनस 4 मिल जाएगा, और यहां पर जो x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0,4 को करेगा। वही बात जो अभी हमने पीछे बताई थी, कोई भी वैल्यू 0 और 4 को के बीच में ऐसी नहीं होगी कि जिस पर डेरिवेटिव अनडिफाइन हो जाए। तो इसका मतलब यह है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट। वही पूरी लैंग्वेज वही लिखेंगे जो पहले वाले उसमें लिखी थी, डेरिवेटिव एग्जिस्ट इन 0,4 दैट इज द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन द गिवन ओपन इंटरवल। इसके बाद में तीसरा पॉइंट पर आइए। तीसरा पॉइंट का मतलब ये हो जाएगा कि अगर आप f0 निकालिएगा, ये fx है, अगर f0 निकालिएगा तो बराबर 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 बराबर 0 मिलेगा, और अगर f4 निकालिएगा तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू सॉरी यहां के पर हमारे पास में ये दे रखा है, हाँ 4 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 4, तो 16 माइनस 16 क्या आ गया यहां के पर 0। इसका मतलब यह है कि f0 और f4 जो है वो यहां के पर बराबर है। अब ये क्या कह रहा है, अगर तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो गए तो पहली बात तो आप ये लिख दिए कि रॉलीज थ्योरम इज वेरीफाइड सच दैट। अब यहां से देखिए अब शुरू होगा मामला, कहता है कि फिर कहता है कि सच दैट अ पॉइंट सी, और सी कहां होगा, बिलोंग टू 0,4, इसी के बीच में लाई करेगा, फॉर विच एफ डैश सी बराबर 0। अब एफ डैश सी है क्या तुम्हारे पास, एफ डैश हो यहां सी रख दो तो 2c माइनस 4 हो जाएगा, यह आ जाएगा 2c माइनस 4 बराबर 0, तो c बराबर बच्चों 2 आ जाएगा। अब ये बताओ कि जो 2 है ये 2 0 और 4 के बीच में आएगा नहीं आएगा, आएगा। 2 जो है वो ग्रेटर देन 0 लेस देन 4 होगा, ये भी मामला हो गया। लैंग्वेज जो हमने आपको पहले वाले सवाल में बताई है वही सब आप एक बना लीजिएगा, वही लिखा करिएगा, ठीक है। तो यहां के ऊपर आ जाएगा c बराबर 2 बिलोंग टू 0,4, यानी c की आई भी वैल्यू 0 और 4 के बीच में लाई करेगी, जिसके ऊपर हमारा डेरिवेटिव 0 के बराबर होगा, यानी टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगी। अब कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट, यानी इसका मतलब ये हो गया कि अब आप यहां पर ये लिखेंगे नाउ द रॉलीज थ्योरम इज वेरीफाइड, देयरफॉर a point where the tangent is parallel to x axis is c बराबर 2। तो fc निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम लोग, ये c, तो fc क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा यहां के पर c टाइम्स यहां के पर c माइनस 4, यहां रखा है देखो यही है fx ये, ठीक है। तो वैल्यू आ जाएगी यहां के पर f2 बराबर ये 2 होगा और 2 माइनस 4 होगा, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहां के पर f2 बराबर ये 2 में से 4 गया -2 और ये आ जाएगा -4, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि c कॉमा fc, अभी हमने आपको थ्योरी में बताया था कि c कॉमा fc एक ऐसा पॉइंट होगा कि जिस पर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होगी। तो c कॉमा fc क्या हो गया, ये आ जाएगा 2 कॉमा यहां के पर -4, c2 हो गया और fc -4 हो गया, तो ये आ गया पॉइंट। सारे बच्चे मेरी बात को समझ गए, जिस पॉइंट पर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होगी
वो पॉइंट सी कॉमा एफ सी होगा, और निकालने का तरीका ये होगा कि 2 कॉमा यहाँ के ऊपर आ जाएगा -4। ये दूसरा सवाल मैंने आपको थ्योरी बेस्ड जो है वो लगा दिया। जो बचेगा फिर वो आगे के लेक्चर में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल जो इस वक्त मौजूदा क्लिप बन रही है उसमें मैंने आपको थ्योरी पढ़ा दी, और इसके बाद में ये देखिए 2 प्रॉब्लम जो है वो मैंने आपको यहाँ के ऊपर लगवा दी। हर जगह के ऊपर यही रहेगा कि डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रॉलिस थ्योरम। कह रहा है कि एफ एक्स बराबर, देखिए ये दे रखा है, ये हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये 3, यहाँ के ऊपर एफ एक्स बराबर साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स दे रखा है बच्चों। और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो है वो इन 0 कॉमा π/2 है। इन कह रहा है इन, और यहाँ के ऊपर क्लोज इंटरवल 0 कॉमा और π/2। ठीक है, वही बात है कि वेरीफाई द एप्लीकेबिलिटी ऑफ, यहाँ के ऊपर रॉलिस थ्योरम फॉर द गिवन फंक्शन और इन द इंटरवल 0 कॉमा यहाँ के ऊपर π/2। ठीक है, अब हमने सवाल को शुरू किया। सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ, आपको मालूम होना चाहिए कि हमने कॉन्टिन्यूटी में आपको ये बात बताई थी कि अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और अगर मान लीजिए कि वो 2 फंक्शन का सम है, देखिए ये सब बातें मैं पीछे बता चुका हूं, अगर वो 2 फंक्शन का सम है और दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं तो उनका सम भी कॉन्टिन्यूअस होगा, डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूअस होगा और प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस होगा। और क्वेश्चन के बारे में ये बताया था कि डिनोमिनेटर जिन पॉइंट पर 0 होगा उनके ऊपर वो डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ये हमने वहां बताया था आपको। यहां कई तरीके से चीजों को जो है बताया जा सकता है, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि हमारा टोटल फंक्शन ये है, और उसके बाद में यहां पर अगर इस फंक्शन को हम लोग f1 मान लें और इस फंक्शन को f2 मान लें, तो दोनों फंक्शन के डोमेन जो हैं वो ऑल रियल नंबर होते हैं। ये बच्चों को मालूम होना चाहिए कि ये भी फंक्शन x की हर वैल्यू के लिए डिफाइन होता है और ये फंक्शन भी x की हर वैल्यू के लिए डिफाइन होता है। इसका मतलब दोनों का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, यानी ये भी एंटायर रियल नंबर लाइन पर कॉन्टिन्यूअस होता है और ये भी एंटायर रियल नंबर लाइन पर कॉन्टिन्यूअस होता है। तो आप वही लिखिएगा जो पहले वाले सवाल में हमने बताया था कि द गिवन फंक्शन इज द सम ऑफ 2 फंक्शंस। मैं लिखाऊंगा नहीं, मैं बोल रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। द फंक्शन इज द सम ऑफ 2 functions, sin x and cos x। let f1x बराबर sin x and f2x बराबर cos x। domain of sin x is all real number, domain of cos x is all real number, both the functions are continuous on entire real number line, therefore the sum will also continuous on entire real number line, therefore the function is also continuous in the given closed interval। ये आपको लिखना है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसके अंदर बहुत आपको ताकना झांकना नहीं है। एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, एक फंक्शन आपने अलग माना और दूसरा फंक्शन अलग माना, दोनों ही कॉन्टिन्यूअस हैं, दोनों ही का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, दोनों ही हर एक्स की हर वैल्यू के लिए डिफाइन होते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि इनका सम भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो पहला पॉइंट आपने लिख दिया कि कॉन्टिन्यूअस, ये जो लैंग्वेज बताइए इसको आप लिख लीजिएगा, कॉन्टिन्यूअस इन 0 कॉमा यहाँ के पर π/2। इसके बाद में दूसरा पॉइंट बच्चों क्या होगा कि एफ डैश एक्स बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, यहाँ के ऊपर कॉस एक्स और माइनस का यहाँ के ऊपर ये साइन एक्स, और एक्स बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0 कॉमा π/2। ठीक है, मैंने आपको क्या बात बताई थी, अगर कहीं के ऊपर लिखा हुआ है, मान लीजिए कि एफ डैश एक्स बराबर, अगर आपके पास में कुछ डिफ्रेंशिएट करने के बाद में tan x मिल गया, तो tan x जो है वो x की हर वैल्यू के ऊपर डिफाइन होगा, लेकिन π/2 पर नहीं होगा। जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, सारे बच्चे मेरी बात को कान खोल कर सुन लें कि जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हैं, यहां पर चाहे आप 1 π/2 रख के देख लीजिए, चाहे 3 π/2 रख के देख लीजिए, चाहे 5 π/2 रख के देख लीजिए, हर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर
डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, डेरिवेटिव अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि इसका रिजल्ट क्या होगा कि डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट एट दोज पॉइंट्स वेयर द एक्स इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। बात समझ में आ रही है? तो अब इसको यहां पर अप्लाई करके देखिए कि अगर एफ डैश एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, आप ये बताइए 0 और पाई बाई 2 को छोड़ दीजिए और इसके बीच में कोई भी वैल्यू यहां के ऊपर आप रख के देख लीजिए, हर पॉइंट पर डेरिवेटिव जो है वो डिफाइन करे होगा, यानी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब दूसरा पॉइंट हो गया, यहां के ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट, वही लैंग्वेज लिखेंगे पूरी, डेरिवेटिव एग्जिस्ट इन 0 कॉमा पाई बाई 2। ये दूसरा पॉइंट भी हो गया, यानी द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 कॉमा बाई 2, 0 कॉमा पाई बाई 2। और मैंने रीजन आपको बता दिया कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि जिसके ऊपर हमारा डेरिवेटिव इस तरीके से अनडिफाइन हो जाए। अगर हम आपसे कहें बताइए x बराबर पाई बाई 2 रखें तो क्या होगा, आप कहेंगे अनडिफाइन हो जाएगा, जिसका मतलब डेरिवेटिव x बराबर पाई बाई 2 पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होंगे उन पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां ऐसा नहीं हो रहा है, कोई भी वैल्यू 0 और पाई बाई 2 के बीच में आप लेके देख लीजिए, किसी भी पॉइंट के ऊपर ऐसा नहीं होगा कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे। अब आइए पॉइंट नंबर 3 पर आइए। अब यहां के ऊपर सारे बच्चे f0 निकालें तो साइन 0 हो जाएगा और प्लस यहां के ऊपर हो जाएगा यहां के ऊपर cos 0, यानी a और b है ये। तो सारे बच्चे देखेंगे 0 होगा और प्लस 1 होगा। देखिए ये 1 आ गया। इसका मतलब ये है कि f पाई बाई 2 की वैल्यू भी 1 आना चाहिए। मैंने कहा था हर जगह 0 नहीं आएगी। तो इसके बाद में यहां के ऊपर ये आ जाएगा f पाई बाई 2, तो ये आ जाएगा देखिए साइन पाई बाई 2 और प्लस cos पाई बाई 2, तो बराबर ये भी 1 होगा क्योंकि साइन 90 1 हो जाएगा, cos 90 0 हो जाएगा। आपने देखा? तो ये कंसेप्ट भी हो गया कि f0 और f पाई बाई 2 भी बराबर हो गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब कहता है कि सच दैट f डैश c बराबर 0, और c कहां होगा? c हमेशा ग्रेटर देन 0 और लेस देन पाई बाई 2 होगा। यानी c की वैल्यू क्या होगी कि हमेशा 0 और पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगी, और जिसके ऊपर हमारा डेरिवेटिव 0 होगा, यानी उसके ऊपर टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग यहां पर जब f डैश c रखेंगे यहां पर बच्चों, तो ये देखो यहां के पर ये आ जाएगा cos c और माइनस का साइन c बराबर 0। इसके बाद में सारे बच्चे cos c बराबर साइन c कर लें। इसके बाद में साइन c अपान cos c बराबर 1 कर लें। इसका रिजल्ट ये आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि tan c बराबर 1, और tan c बराबर 1 अगर होगा तो tan c बराबर यहां के पर आ जाएगा tan पाई बाई 4। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब यह है कि c बराबर आ गया पाई बाई 4। दोनों तरफ से tan हटा दिए। अब आप ये बताइए कि ये वो पॉइंट है कि जिसके ऊपर यानी अगर हम लोग यहां पर पाई बाई 4 रख दें यहां पर, तो साइन पाई बाई 4 और cos पाई बाई 4 जो है 1/√2 माइनस 1/√2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये एक ऐसा पॉइंट हुआ कि जिस पर डेरिवेटिव 0 के बराबर हो गया, यानी c बराबर पाई बाई 4 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल। आप लिख देंगे हेंस द रॉलिस थ्योरम इज वेरीफाइड। और अगर बाय द वे आपसे पॉइंट पूछा जाए तो c तो आपको दिया ही हुआ है, और इसके ऊपर जो है आप यहां के ऊपर इस c को यहां रख दीजिए। भाई fc यही तो हो जाएगा, fc बराबर साइन c प्लस cos c। तो c बराबर जब आप पाई बाई 4 अगर पॉइंट पूछा जाए तो c बराबर जब आप रखेंगे तो आपको पता है कि fc जो है वो साइन c प्लस cos c है बच्चों, अगर पूछा लिया जाए तो। अगर आप इसकी वैल्यू यहां पर पाई बाई 4 रख दें तो साइन पाई बाई 4 यानी 1/√2 ये भी हो जाएगी और 1/√2 ये भी हो जाएगी, और बराबर आ जाएगी 2/√2 यानी बराबर √2, क्योंकि √2 इंटू √2 में इसको ब्रेक कर दिए और एक √2 काट दिए। तो जो पॉइंट होगा हमने अभी अभी आपको बताया वो होगा c कॉमा एफ सी। क्या होगा? c कॉमा एफ सी। तो वैल्यू आ जाएगी जाकर c की वैल्यू ये आ जाएगी, और एफ सी कितना आ जाएगा? √2। इस पॉइंट पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। आपकी बात समझ में आ रही है? तो मैंने आप लोगों को यहां के ऊपर जो है ये सवाल लगाए। अब इसके बाद फिर आप आगे देखिए, चीजों को देखिए। यहीं पर एक बात, आप चूंकि अभी ताजी ताजी आपने रॉलिस थ्योरम पढ़ी है तो इसको भी आप यहां के पर ये देख लें, ये पॉइंट भी आप समझ लें, रह ना जाए। सवाल ही अगर रह जाए 2-4 सवाल आपको और बाद में लगवा दिए जाएंगे कि द कन्वर्स स्टेटमेंट ऑफ रॉलिस थ्योरम मे और मे नॉट बी ट्रू। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या कन्वर्स स्टेटमेंट ये है कि
एफ डैश, देखिए कन्वर्स स्टेटमेंट, ये मैंने जो बोला है इसको अपने पास में लिख लीजिएगा। द कन्वर्स स्टेटमेंट ऑफ रॉलिस थ्योरम में बी ट्रू और मे नॉट बी ट्रू, ये लिखा, ये लिखा आप लोगों ने। और इसके बाद में लिखिएगा कि इफ एफ डैश सी बराबर 0 देन एफ ए इज नॉट इक्वल टू यहां के पर एफ बी, ऐसा हो सकता है। और सामने की बात है अगर एफ ए और एफ बी बराबर नहीं है तो कर्व कैसा हो जाएगा, कर्व जो है वो फिर मालूम है क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए टेढ़ा हो जाएगा कर्व, ये ऐसा कर्व आ जाएगा। बात आप समझ में आ रही है? और जब टेढ़ा हो जाएगा तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं मिलेगी। तो कन्वर्स स्टेटमेंट ऑफ द रॉलिस थ्योरम में बी ट्रू और मे नॉट बी ट्रू। फॉर एग्जाम्पल कि एफ डैश सी हो सकता है कि 0 हो, मिल जाए, लेकिन हो सकता है कि एफ ए और एफ बी बराबर यहां के पर ना हो। अब आप इसके ऊपर देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास में यहां के ऊपर ये दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या दे रखा है एग्जाम्पल देखिए कि अगर हमारे पास में यहां के ऊपर ये दे रखा है एफ एक्स और बराबर ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इन -1, 2, ये क्या दे रखा है इन, और यहां के ऊपर दे रखा है -1 और कॉमा यहां के ऊपर ये 2, ये दे रखा है। तो मैं आपको, चूंकि थ्योरी बाद में जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, तो इसलिए चीज को यहां पे समझ लें। ये हमारे पास में फंक्शन दे रखा है और ये इंटरवल दे रखा है। आपने क्या किया कि इसमें एफ डैश एक्स निकाला तो बराबर ये आ गया यहां के ऊपर ये 2x आ गया, नहीं आ गया? अब इसके बाद में आपने यहां के ऊपर ये एफ डैश सी बराबर 0 कर दिया, तो आप समझ लीजिए कि यहां के ऊपर जब c करिएगा तो 2c बराबर 0 हो जाएगा और c बराबर यहां के ऊपर 0 हो जाएगा। अब आप ये बताइए कि 0 जो है वो ग्रेटर देन -1 और लेस देन 2 हो गया, यानी c ऐसा पॉइंट है कि जिस पर डेरिवेटिव जो है वो 0 हो रहा है और वो इंटरवल में लाई भी कर रहा है। ठीक है, एफ डैश सी 0 हो गया और c जो है वो यहां के ऊपर ग्रेटर देन a और लेस देन b भी है, ये बात आपने समझ ली। लेकिन जब आप f-1 निकालिएगा बच्चों, भाई सामने की बात है। अब हम उल्टे चले, पहले क्या करते थे कि पहले एफ ए और एफ बी निकालते थे और एफ ए और एफ बी बराबर हो जाता था, तो कहते थे कि हम सच दैट अ पॉइंट लाई बिटवीन द इंटरवल फॉर विच द डेरिवेटिव विल बी 0। अब हम इसके उल्टे चले, पहले हमने डेरिवेटिव 0 किया, कन्वर्स कर दिया, और उसके बाद में कन्वर्स जो है वो तो स्टेटमेंट जो है वो यहां पर आ गया। लेकिन f-1 जब बच्चों निकालोगे तो -1 का होल स्क्वायर -1 बराबर 0 आ जाएगा, यहां रखना, तो 1 -1 0 हो गया। और सारे बच्चे जब f2 निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर -1 बराबर 3 निकलेगा, 2 का स्क्वायर 4 -1 यहां के बाद 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि f-1 इज नॉट इक्वल टू यहां के बाद f2। आपने देखा क्या स्टेटमेंट आया? इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश सी यानी सी की वैल्यू 0 है, यानी एफ डैश 0 बराबर 0 और सी की वैल्यू यानी 0 ग्रेटर देन -1 और लेस देन 2, ये तो ट्रू है। बट यहां के ऊपर f-1 इज नॉट इक्वल टू यहां के ऊपर ये f2। ये हो गया कन्वर्स स्टेटमेंट। मैंने आपको बता दिया कि कन्वर्स ट्रू भी हो सकता है और मे नॉट बी ट्रू, यहां पे ट्रू नहीं है, इसका मतलब रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं होगी। यहां तक बात पहुंची। अब इसके बाद में आप देखते जाएं, अगर हमारे पास में यह कहा जाए कि डिस्कस द वेरिफिकेशन ऑफ रॉलिस थ्योरम, और बाई द वे कहीं पर इस तरीके की सिचुएशन आ जाए कि एफ एक्स बराबर यहां के ऊपर मॉड एक्स दे रखा है, देखिए, और लैंग्वेज वही है बच्चों कि डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रॉलिस थ्योरम, और एफ एक्स बराबर यहां पे दे रखा है मॉड एक्स और यहां पे दे रखा है इन यहां के पर -2 और कॉमा यहां के पर ये 2। अब आपने शुरू किया कि आपने वेरिफिकेशन जो है वो उसका शुरू किया। तो सबसे पहले तो हो सकता है कि बहुत से आप लोगों में बैठे हो ऐसे कि मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन ही आपको ना आता हो, तो फिर आप देख लीजिए, वैसे मैंने डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में इसको पढ़ा दिया है कि जो मॉड एक्स है
ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर के बराबर होता है और एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 हो गया। यानी चाहे हम मॉड एक्स लिखें और चाहे एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 लिखें। और जब आप इसको डिफरेंशिएट करिएगा, अगर मान लीजिए कि ये एफ एक्स के बराबर है, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो एफ डैश एक्स बराबर 1/2 यहां कर रहे हैं और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 माइनस 1, और फिर एक्स स्क्वायर को आप करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x। ये सब जो बच्चे डिफरेंशिएशन जानते हैं या हमारा उन्हीं ने पीछे के वीडियो डिफरेंशिएशन के देखे हैं, उनकी सब बातें समझ में आ जाएंगी, और या खुद से जानते हो। तो एफ डैश एक्स बराबर ये 2 और ये 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ के पर एक्स स्क्वायर होल टू द पावर -1/2, और बच्चों ये एक्स बचेगा तो बराबर ये आ जाएगा यहाँ के पर एक्स अपान ये देखो एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। बात समझिए, नीचे आ गया तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी एक्स अपान, और ये एक्स स्क्वायर पर पावर 1/2 है, और अगर एक्स स्क्वायर पर पावर 1/2 है तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, मॉड एक्स के, ये आ जाएगा। तो मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों एक्स अपान मॉड एक्स होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फंक्शन होगा इसका भी डोमेन ऑल रियल नंबर होता है तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा। पॉइंट नंबर 1 जो है, चूंकि इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, एंटायर रियल नंबर लाइन पर कॉन्टिन्यूअस होता है, ऐसा आता है फिगर इसका, ये सब लोगों को पता है, ऐसा फिगर आता है। तो सब पूरा ये पूरा इधर भी ऐसे जाता है, इधर भी ऐसे जाता है। तो समझने के बाद जब पूरी रियल नंबर लाइन पर कॉन्टिन्यूअस होगा तो -2, 2 में भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल -2, 2। इसके बाद में रीजन हमने आपको बता ही दिया कि डोमेन ऑल रियल नंबर होता है और हर फंक्शन अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होता है। इसके बाद में बच्चों जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स अपान यहाँ के पर मॉड एक्स। बात समझ में आ रही है। और यहां पर जो एक्स बिलोंग करेगा वो -2 और 2 को करेगा। इसका मतलब यह है कि इस -2 और 2 के बीच में कोई भी ऐसा पॉइंट हो जिसके ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि फंक्शन इसके ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल नहीं कहलाएगा। अब आप खुद देख लें इस चीज को कि एक्स बराबर, क्योंकि एक्स बराबर 0 एक ऐसा पॉइंट होगा, सारे बच्चे दिमाग खोलकर अपनी बात को सुन लें और सुन रहे होंगे जो बातें समझ में आ रही हैं कि -2 अगर यहां लिया जाए और +2 यहां पर लिया जाए तो 0 जो है इसके बीच में आ ही जाएगा कहीं ना कहीं पर, -1 आएगा फिर +1 आएगा फिर जो है उसके बीच में 0 आ जाएगा। तो x बराबर जो 0 है ये -2 और 2 के बीच में आएगा, 0 ग्रेटर देन -2 होगा और लेस देन 2 होगा, जिस पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि x बराबर 0 अगर डिनोमिनेटर में आ गया तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब फंक्शन जो है वो x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, फंक्शन x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और भी बातें दिमाग में आ रही हैं लेकिन अब आप उलझ जाइएगा, ये सब मैंने डिफरेंशिएबिलिटी में बता दिया है कि x बराबर 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन बहरहाल दिल मेरा मान नहीं रहा है, मैं आपको बता ही दे रहा हूं कि इसका जो ग्राफ आता है बच्चों ऐसा आता है, ये ऐसा ग्राफ आता है, मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा आता है। अगर किसी भी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो उस पर यूनिक टेंजेंट होती है, अलग अलग स्लोप नहीं होती। तो आप खुद देख लें कि इस लाइन का स्लोप जो है वो एक्यूट होगा और इस स्लोप x बराबर 0 पर, इसी 0 पर जो है वो ऑब्ट्यूस होगा, यहां पर एक्यूट होगा। तो x बराबर 0 पर फिर यूनिक टेंजेंट नहीं है क्योंकि अलग अलग एंगल बना रही है। बात समझ में आ रही है। इसका स्लोप नेगेटिव होगा, उसका स्लोप पॉजिटिव होगा। इसका मतलब x बराबर 0 पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर x बराबर 0 पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कहा जाएगा कि द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0, देयरफॉर द रॉलीज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। आपकी बात समझ में आई, द रॉलीज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि जरूरी है कि जब हम रॉलीज थ्योरम का वेरिफिकेशन कराएं तो जो तीनों पॉइंट हैं, और मैंने सब कुछ थ्योरी आपको बताई दी, तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करें। और अगर कोई भी पॉइंट गड़बड़ कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि रॉलीज थ्योरम वेरीफाई नहीं हो रही। आप खुद ही देख लीजिए, कॉन्टिन्यूअस है लेकिन दूसरे ही पॉइंट पर गड़बड़ी हुई जा रही है। इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि कन्वर्स वाला मामला, कि डेरिवेटिव 0 आ रहा है लेकिन वो चीजें जो है वो बराबर नहीं आ रही हैं। तो कन्वर्स में भी ट्रू और मे नॉट बी ट्रू, यहां तक बात पहुंची। इसके बाद में आप देखें ये दे रखा है e टू द पावर x। अब आप देख लें, एक मिनट में ये भी सवाल देखें, e टू द पावर x sin x माइनस कॉस x।
ये हमारे पास में यहाँ के पर ये दे रखा है fx, और वही है इसके साथ में भी जो वो है कि डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी, तो e टू द पावर x दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है साइन x और माइनस के कॉज x। क्या दे रखा है? ये दे रखा है यहाँ के पर साइन x और माइनस का यहाँ के पर ये कॉज x इन π/4 और कॉमा यहाँ के पर 5π/4। देखिए चीजें मैंने मिटाई नहीं है, टाइम लगता है, तो इसलिए आप खाली जो सुन रहे हैं कानों में उसको लिख लीजिए। अगर हमारे पास ये फंक्शन है और हम लोग रॉलिन्स थ्योरम का वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम बच्चों क्या होगा कि पॉइंट नंबर यहां के बर ये 1 देखेंगे हम लोग, और हम लोग कहेंगे कि बताइए साहब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। आप खुद देख लें। देखिए यहां के ऊपर 2 फंक्शन है, यानी टोटल फंक्शन तो हमारे पास में ये दे रखा है, लेकिन एक फंक्शन हमारे पास में ये है। बात समझ में आ रही है? और एक फंक्शन हमारे पास में जो है वो यहां के बर ये है, cos x और माइनस के sin x। सारे बच्चे इस बात को समझ लें, ये e टू द पावर x का जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर होता है। यानी अगर हम इसको अलग कर लें और मान लिए कि हम लोग इसको f1x के बराबर माने, और हम आपसे पूछें कि बताइए f1x बराबर अगर e टू द पावर x दे रखा है तो इसका डोमेन क्या हुआ? आप कहेंगे कि ऑल रियल नंबर x की हर वैल्यू पर डिफाइन होगा। आप लोगों को पता है ना, अगर कोई फंक्शन हमारे पास में fx बराबर यहां के पर ये दे रखा है 1/x, या कोई फंक्शन दे रखा है fx बराबर यहां के पर दे रखा है log x, और हम आपको इसका डोमेन पूछें तो आप कहिएगा कि इसका डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x बराबर 0। क्यों? क्योंकि x बराबर 0 डिनोमिनेटर में रखा जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इसके डोमेन में सारी रियल वैल्यूज ली जाएंगी, लेकिन x बराबर 0 नहीं लिया जाएगा। दूसरा फंक्शन अगर हमारे पास में fx बराबर log x लिखा हुआ है तो इसका डोमेन ओनली x ग्रेटर देन 0 होगा, x ग्रेटर देन 0, ना तो x बराबर 0 पर यह फंक्शन अनडिफाइन होगा, यानी log 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, अनडिफाइंड, और log ऑफ नेगेटिव नंबर, यानी log कभी भी नेगेटिव नंबर पर ऑपरेट नहीं होता, तो इसका डोमेन सिर्फ x ग्रेटर देन 0 होगा। यही बात अब यहां पर क्या है, ये सब बातें हमने कॉन्टिन्यूटी में आपको पढ़ा दी हैं कि इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स यानी सब वैल्यूज पर कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर दूसरा फंक्शन हम आपको अब इसको जो हमने रोक दिया, इसका डोमेन भी ऑल रियल नंबर होता है, इसका डोमेन भी ऑल रियल नंबर होता है। इसके बाद में अगर इन दोनों का डोमेन ऑल रियल नंबर है और ये फंक्शन मान लीजिए कि f1x है और ये f2x है, तो f1x माइनस f2x का डोमेन भी ऑल रियल नंबर होगा, और f1x माइनस f2x भी एंटायर रियल नंबर लाइन पर कॉन्टिन्यूअस होगा। और अगर ये एंटायर रियल नंबर लाइन पर कॉन्टिन्यूअस है और ये भी एंटायर रियल नंबर लाइन पर कॉन्टिन्यूअस है ऑल रियल नंबर इसके डोमेन होने की वजह से, तो इनका प्रोडक्ट e टू द पावर x का, देखिए अब सुन लीजिए, ये भी कॉन्टिन्यूअस हो गया और ये पूरा यहां से लगाकर यहां तक ये भी यहां के ऊपर जो है वो कॉन्टिन्यूअस हो गया, और उसके बाद में यहां पर प्रोडक्ट का साइन लगा हुआ है, और अगर यहां पर प्रोडक्ट का साइन लगा हुआ है तो इन दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस होगा एंटायर रियल नंबर लाइन पर। और अगर ये एंटायर रियल नंबर लाइन पर कॉन्टिन्यूअस है तो उस एंटायर रियल नंबर लाइन का ये छोटा सा पीस होगा π/4 और 5π, इसमें भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो अब आपने क्या लिखा पॉइंट नंबर 1 कि fx इज कॉन्टिन्यूअस इन पूरी वही लैंग्वेज, यहां के ऊपर n, यहां के ऊपर π/4 और कॉमा यहां के ऊपर 5π/4, और जो मैंने बीच में आपको बताया है वो भी आप यहां के ऊपर लिख सकते हैं कि e टू द पावर x इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एंटायर रियल नंबर लाइन, sin x माइनस cos x इज continuous on entire real number line, therefore product will also continuous on entire real number line, therefore it will continuous in the given closed interval। इसके बाद में पॉइंट नंबर यहां के पर बच्चों 2 क्या करिएगा, सारे लोग 2 जो करेंगे वो डेरिवेटिव लगाएंगे, तो f' बराबर e टू द पावर x फर्स्ट फंक्शन, और ये देखिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड, तो ये आ जाएगा यहां के पर cos x और माइनस, और cos x का माइनस sin x, तो ये प्लस sin x हो गया फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड, और प्लस यहां के पर आ जाएगा यहां के पर सेकंड फंक्शन और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ यहां के पर ये फर्स्ट। आपकी बात समझ में आई? इसके बाद में बराबर e टू द पावर x बच्चों कॉमन ले लीजिए, और कॉमन लेने के बाद में यहां पे लिख दिए देखिए cos x, और प्लस यहां के पर लिख दिए sin x, और प्लस यहां के पर sin x, और माइनस का यहां के पर ये cos x। ठीक है, इसके बाद में हम लोग इस cos x को यहां के पर काट देंगे, तो बराबर आ जाएगा यहां के ऊपर
ई टू द पावर एक्स इंटू 2 साइन एक्स, और यहां पर x जो बिलोंग करेगा वो ओपन इंटरवल π/4 और कॉमा यहां के पर 5π/4, ये ओपन हो गया। इसका मतलब यह है कि π/4 और 5π/4 को छोड़ दिया जाएगा, कोई भी वैल्यू आदमी यहां के पर रखिए, इस x की जगह रखिए और यहां रखिए और यहां रखिए, किसी भी पॉइंट पर डेरिवेटिव अनडिफाइंड नहीं होगा। तो आप लिख देंगे कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट, क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप डेरिवेटिव एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल लिखेंगे, ओपन इंटरवल π/4 कॉमा 5π/4 और बढ़ा के लैंग्वेज लिख लीजिएगा, दैट इज द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन द गिवन ओपन इंटरवल। यहां तक बात पहुंची। इसके बाद में जब हम लोग इन दोनों पर वैल्यू निकालेंगे, किस पर वैल्यू निकालेंगे, हमारे पास क्या फंक्शन दे रखा है, हमारे पास में फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर f'(x) बराबर, सॉरी, ठीक है, f'(x) बराबर यहां के पर ये दे रखा है 2e टू द पावर x, और यहां के पर ये दे रखा है यहां के पर ये साइन x, ठीक है। अब सारे लोग f' π/4 निकालो, यहां पर π/4 रख दोगे, कहां रख दोगे, ठीक है, ये वाला π/4 लिया गया तो बराबर 2 होगा, e टू द पावर π/4 होगा और साइन π/4 होगा, ठीक है, साइन π/4। अब आप ये बताइए, ये 2 मिला, ये e टू द पावर π/4 मिला और ये 1/√2 मिला, ये पॉजिटिव वैल्यू मिली। इसके बाद में फिर सारे बच्चे f' 5π/4 निकालिए, तो ये 2 होगा, e टू द पावर यहां के पर आ जाएगा 5π/4, ठीक है, और इनटू यहां के पर आ जाएगा साइन और यहां के पर 5π/4, यहां के पर आ जाएगा साइन 5π/4। ये गलत किया है हम लोग, हमारे पास में यहां के पर जो फंक्शन है वो ये दे रखा है f(x) बराबर e टू द पावर x, और यहां के पर दे रखा है साइन x, और माइनस के बच्चों यहां के पर ये cos x दे रखा है, वो थोड़ा सा हाथ वो हो गया था। हमारे पास में जो फंक्शन दे रखा है वो यहां के पर ये दे रखा है, और a की वैल्यू ये दे रखी है, b ये दे रखा है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले f π/4 निकालेंगे। तो जब ये मिलेगा e टू द पावर π/4 और यहां के पर ये हो जाएगा, देखो साइन π/4 और माइनस का यहां के पर आ जाएगा cos π/4, ये आ जाएगा 0। क्यों, क्योंकि ये भी 1/√2 होगा और ये भी 1/√2 होगा, तो 1/√2 माइनस 1/√2। इसी तरीके से सारे बच्चे देख लें कि जब f π/4 निकालिएगा तो e टू द पावर 5π/4 मिलेगा, और ब्रैकेट में आ जाएगा यहां के पर साइन 5π/4 और माइनस के cos 5π और यहां के पर ये 4, तो बराबर हो जाएगा e टू द पावर 5π/4, ये आया बच्चों, और यहां के पर आ जाएगा पाई प्लस π/4, और माइनस के यहां के पर आ जाएगा cos, यहां के पर पाई प्लस और ये π/4। सब लोग मेरी बात समझ गए। जब आप इस पाई प्लस π/4 को जोड़िएगा तो यही मिलेगा आपको। इसके बाद में सारे बच्चे देख लें, e टू द पावर 5π/4 ये रहेगा, और साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस का साइन π/4 होगा, ठीक है, और ये माइनस आया, और ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये भी होगा माइनस के cos π/4, ठीक है, तो cos 180 प्लस π/4 जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये माइनस cos π/4 होगा। जिन लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है वो समझ लें इस चीज को, ये cos 180 प्लस थीटा, तो cos 180 प्लस π/4 माइनस cos π/4, ये इसकी वैल्यू, और ये माइनस ऑलरेडी है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो ये वैल्यू माइनस 1/√2 प्लस 1/√2 कट के ये भी 0 हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हो जाएगा कि f π/4 और f 5π/4 भी बराबर आ गया, यानी f π/4 और बराबर यहां से आ जाएगा f 5π और यहां के पर ये 4, ये भी हो गया। अब कह रहा है कि सच दैट अ पॉइंट लाई बिटवीन, यहां के पर देख लें आप इस चीज को, इसका मतलब यह है कि फिर वो ये क्या कहेगा, फिर ये बात यहां के पर ये कह रहा है कि एक पॉइंट जो है वो सी लाई करेगा, यहां पे लिखा जाएगा, यहां के पर देखिए सच दैट,
एफ डैश सी बराबर 0, एफ डैश सी बराबर 0, और सी कहां लाई करेगा, ग्रेटर देन पाई बाई 4 होगा और लेस देन 5 पाई बाई 4 होगा। इसके बाद में एफ डैश सी, देखिए यहां पर आइए, ये यहां पर आइए, यहां सी रखिए, तो जब यहां सी रखिएगा तो आपको यहां रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये आ जाएगा कि 2e टू द पावर c, और यहां के बाद आ जाएगा साइन सी बराबर 0। यहां रखा गया, देखिए ये है डेरिवेटिव, तो यहां सी रखा गया और यहां सी रखा गया। और बहुत खास तरीके से इसके ऊपर आप लोग तवज्जो दे लीजिए। देखिए अगर कहीं पर लिखा हुआ हो a इंटू बी बराबर 0, तो सारे बच्चे a बराबर 0 और b बराबर 0 बचपने से पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन अगर कहीं पर लिखा हुआ हो 2x बराबर 0, तो कभी नहीं लिखेंगे कि 2 बराबर 0 और x बराबर 0, क्योंकि 2 कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? यही कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा। सारे बच्चे जरा सा बस गौर से 1 मिनट के लिए हमारी बात को और समझ लें कि ना तो 2 0 के बराबर होगा, देखिए ये है ना 2 इंटू ई टू द पावर सी, ना तो 2 0 के बराबर होगा, ना ई टू द पावर सी 0 के बराबर होगा। बात अब देखिए, अब यहां पर और बात को समझिए। अगर कहीं पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो आपसे पूछा जाए कि बताइए एक्स स्क्वायर बराबर 9 को सेटिस्फाई करने वाली कौन कौन सी वैल्यूज हैं, तो आप कहिएगा कि एक्स बराबर सर प्लस माइनस 3 होंगी। हम यहां पर अगर प्लस का 3 का होल स्क्वायर करेंगे तब भी 9 मिलेगा, और माइनस का 3 का होल स्क्वायर करेंगे तब भी 9 मिलेगा। इसी तरीके से इस सी की जगह पर कोई भी वैल्यू आप नहीं बता सकते, कोई भी वैल्यू घर में बैठ के सोच लीजिएगा कि जो यहां रखिए और ई टू द पावर करिए वैल्यू 0 आ जाए। ई टू द पावर सी की किसी वैल्यू के लिए कभी 0 नहीं होगा। फिर लिखा जाएगा ओनली साइन सी बराबर 0, तो आ जाएगा साइन सी बराबर साइन 0 और सी बराबर 0। अब आप ये बताइए कि ये जो 0 है, 0 ग्रेटर देन पाई बाई 4 और लेस देन 5 पाई बाई 4 होगा नहीं होगा? तो आप लिखेंगे यस, यहां के पर जो 0 है यानी सी बराबर 0, ग्रेटर देन यहां के पर आ जाएगा पाई बाई 4 और लेस देन यहां के पर आ जाएगा 5 पाई बाई 4। यानी यही बात होना चाहिए कि जो वैल्यू आए जिसके ऊपर डेरिवेटिव 0 हो वो हमेशा उसके ओपन इंटरवल में लाई करना चाहिए। हेंस द रॉलिस थ्योरम इज वेरीफाइड। तो मैंने लगभग आपको रॉलिस थ्योरम की हर पॉइंट जो है वो बता दिया है, और मेरी समझ में आता है कि अगर आप चीज़ें जो है कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएशन सब आप देखते हुए अगर आप हमारा आ रहे होंगे तो रॉलिस थ्योरम आपकी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम हम देखेंगे किताब में बैठकर कि रह गई हुई और हमने सोचा कि बच्चे जो हैं हो सकता है कि इसको ना लगा पाएँ, तो वो हम लगा देंगे, और नेक्स्ट टर्न पर इंशाल्लाह मीन वैल्यू थ्योरम हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। आप लोग चैनल को देखते जाइए, बार बार मैं आपसे कह रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं आपके साथ में, और उसको सब्सक्राइब करिए, लोगों से शेयर भी करिए। ठीक है, थैंक यू।